नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर बहुत सारी चीज़ों में अब अग्रणी भूमिका निभा रहा है और कुछ सालों पहले एमआईटी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपनी नौकरी छोड़कर एक ख्वाब संजोया कि अब मुजफ्फरनगर से ही ऐसी प्रतिभाएं निकाली जाएगी यहाँ के बच्चों को आईआईटी के लिए, नीट के लिए, जेईई के लिए एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कोटा या किसी दूसरे बड़े शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर से ही बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और इन एग्जाम्स के लिए अच्छी तैयारी वो कर सके, वो माहौल यही मुजफ्फरनगर में ही उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। इसी सपने के साथ में एपी मुदगल जी ने स्थापना की थी इम्पल्स एकेडमी की। और वो एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवा बढ़ता गया। पिछले कई सालों में जेईई और नीट में इनके कई बच्चे अच्छी खासी रैंक हासिल करके कामयाबी की डगर पा चुके हैं और अब इनका साथ देने के लिए केमिस्ट्री के जाने माने शिक्षक हैं खलील सर, वो भी साथ आए हैं और साथ में बायोलॉजी की शिक्षिका हैं रोमिता शर्मा जी, वो भी अब इम्पल्स एकेडमी में डायरेक्टर के तौर पर जुड़ चुके हैं। और आने वाले दिनों में, सालों में इनकी बड़ी प्लानिंग है मुजफ्फरनगर के बच्चों को और बेहतर शिक्षा पद्धति मिले, उन्हें और बेहतर व्यवस्था मिले। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड स्टडी प्रोग्राम भी इम्पल्स एकेडमी ने शुरू किया है। ये स्टडी प्रोग्राम क्या है? इसके माध्यम से मुजफ्फरनगर के जो बड़े स्कूल हैं उनमें जो क्लासेज है वो तो चलेंगी, साथ ही कोचिंग भी अब उन स्कूल्स में प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन क्या ये पेरेंट्स से, बच्चों से लूट का एक और बड़ा तरीका बन जाएगा क्या? उसी बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इम्पल्स एकेडमी के सभी डायरेक्टर्स मौजूद हैं। हमारे साथ केमिस्ट्री के चूँकि जाने माने चेहरे हैं खलील सर, उन्हीं से शुरुआत करेंगे। तो खलील सर, क्या सपना लेकर आप इस एकेडमी से जुड़े हैं? देखिए सर, जैसे मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ तो मैंने देखा है कि सबसे मेन रोल होता है फैकल्टी टीम का। अगर सारी फैकल्टी अच्छी होती हैं तो वहाँ मोस्टली हम ये देखते हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ सर जो हैं हमारे एपी मुदगल सर और रोमिता मैम और अमित पंडीर सर, ये काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। तो इन्हीं के साथ मैंने जुड़कर एक नई टीम बनाने के लिए, फ्यूचर प्लान के लिए हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं। ये इंटीग्रेटेड स्टडी प्रोग्राम क्या है? ये सर, इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हम एक नई सोच लेके आए हैं मुजफ्फरनगर के लिए कि स्कूल्स में देखिए हर बच्चे को जाना ही होता है कि वो अपना सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक का स्कूल को टाइम देता है। हम देखते हैं कि अक्सर 10th के बाद बच्चा जब 11th में आता है तो वो स्कूल से थोड़ा कटने लगते हैं, वहाँ पे उनकी अटेंडेंस काफ़ी कम हो जाती है। स्कूल्स भी काफ़ी इस बात को लेके परेशान रहते हैं। तो क्या होता है, वो उनके पास एक 10th के बाद एक एक्स्ट्रा लोड आता है जो ट्यूशनिंग का होता है। शाम को ट्यूशनिंग का लोड है, कोचिंग का एक्स्ट्रा लोड है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जेईई, नीट, सीयूईटी की तैयारी भी साथ में करनी होती है। तो सुबह स्कूल से बच्चा जाएगा 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। ट्यूशनिंग की टाइम या कोचिंग की टाइम, अगर हम बात करें ट्यूशन, तो सर वो भी 3 से 6 या आपका 2 से 5 या 4 से 7 के बीच में ही ट्यूशन रहते हैं और अलग अलग जगह पे उनको कोम्यूट करना पड़ता है। इससे क्या है, उनका फिजिकल एक्सर्शन भी बढ़ता है, साथ साथ टाइम भी कंज्यूम काफ़ी होता है और जो सेल्फ स्टडी के लिए उनके समय चाहिए वो समय उचित तरह से नहीं मिल पाता। तो धीरे धीरे जिस आकांक्षाओं के साथ बच्चा 11th में बड़े सपने लेके शुरुआत करता है, तो फिर वो धीरे धीरे समय के साथ उसका सपना धीरे धीरे वो कम होने लगता है ड्यू टू फिजिकल एक्सर्शन, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता। तो इन्हीं को लेके हमने एक प्रोग्राम इसमें शुरू किया है। इसमें हम क्या करेंगे, हम स्कूल के प्रीमाइसिस में ही जो उसको शाम को ट्यूशन वगैरह या जो कोचिंग उसको चाहिए, हम वहीं उस स्कूल के प्रीमाइसिस में एकेडमिक्स के साथ वो कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे, हम सब फैकल्टीज़ की टीम। तो इससे क्या होगा, आपका समय जो स्कूल का है वो यूटिलाइज हो जाएगा दोनों तरह से। बच्चा डिसिप्लिन्ड भी रहेगा स्कूल के एनवायरनमेंट में, साथ साथ उसे जो शाम की कोचिंग है वो
वहीं पे प्रोवाइड हो जाएगी और उसके पास 2 बजे के बाद अच्छा खासा टाइम होगा सेल्फ स्टडी के लिए, वो फिजिकली एक्सर्ट भी नहीं होगा। और अगर उसको शाम को कोई डाउट वगैरह है तो वो काफ़ी उसे समय मिलेगा आप फैकल्टी टीम से कवर अप करने के लिए। तो एक नई सोच है। साथ साथ इसमें पेरेंट्स के लिए भी एक्सपेंसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आपको तो बैठे बिठाए स्टूडेंट्स मिल गए स्कूल में, वो आ ही रहा है, आपको भी आप पे करेगा सीधा, मतलब स्कूल की फीस तो उसे भरनी है, कोचिंग की फीस भी अब उसे भरनी है, आपको बालक नहीं ढूंढने पड़े कहीं। ये लूट का एक नया जरिया तो नहीं बन जाने का पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए? नहीं, देखिए सर, इसमें है क्या, नॉर्मली अगर कोई भी बच्चा, क्योंकि अगर उसे 11th-12th करनी है, क्योंकि बिना 12th के वो कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकता, तो किसी ना किसी स्कूल में एनरोल जरूर होगा। और जब वो एनरोल होगा तो स्कूल अपनी नॉर्मल चार्ज जो होता है उसका वो उससे लेगा। और अगर हम सिटी के बेस्ट स्कूल की बात करें तो कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो अप्रोक्सीमेट 70 या 75,000 से कम चार्ज ले रहा हो 1 ईयर का। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम टोटल ही 120 में है, यानी कि 1,20,000 रुपये में ये प्रोग्राम है। इसमें स्कूल फीस भी है प्लस कोचिंग भी है। अगर आप वैसे निकाल के देखो कि आप पर्टिकुलर लग से हमारे पास बच्चा को कोचिंग के लिए आएगा तो नॉर्मली 75,000 1 ईयर की फ़ीस हम लेते हैं, और स्कूल की फ़ीस भी अगर हम इसमें 75 जोड़ दें तो टोटल 150 होता है। लेकिन हम ले रहे हैं टोटल बच्चे से केवल एक फीस, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट बच्चे को 30,000 का फ़ायदा है। और सबसे मेन जो मैं आजकल, जैसे मैंने कोरोना के बाद देखा है, सबसे बड़ी कमी बच्चों के साथ ये चल रही है कि उनके पास एक तो मोबाइल में वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, चाहे वो स्टडी के लिए करें, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ये कह सकते हैं गेम वगैरह के लिए भी कर रहे हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट बच्चे पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उससे कंडीशन ये आ जाती है कि बच्चा, एक तो वो हो गया, दूसरा अगर वो पहले स्कूल जाएगा और फिर शाम को वो करेगा कोचिंग के लिए जाएगा तो उस पर टाइम नहीं है। मेनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे जो बच्चा स्कूल प्लस कोचिंग दोनों से जुड़ा हुआ है तो उसके पास टाइम नहीं है। तो हमारा मेन टारगेट है बच्चे का टाइम बचाना। अगर बच्चे के पास टाइम होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेगा। और मेरा मानना यह है, अगर कोई भी बच्चा पंक्चुअल पूरे 2 साल प्रॉपर टाइम से अपनी सेल्फ स्टडी करे, कोचिंग ले रहा है साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी करे, उसका 100% 12th के साथ ही सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो नीट हो या जेईई हो या एडवांस हो। मेन रोल है बच्चे की सेल्फ स्टडी का। तो यहाँ दोनों बेनिफिट हुए, एक तो उसे इकोनॉमिकल कंडीशन देखें तो पैसे का भी फायदा है, और दूसरा उसके पास टाइम बहुत बचा है। तो ये लूट नहीं है, ये स्पेशली बच्चे के प्रॉफिट के लिए प्रोग्राम चलाया गया है, जिससे, क्योंकि बड़े बड़ी सिटी में ये प्रोग्राम नॉर्मली चल रहा है, हमारी सिटी में नहीं है। हम चाहते हैं अपनी सिटी के बच्चों को भी ये चीज़ प्रोवाइड करें। हमारे साथ रोमिता शर्मा मैम भी है। मैम, बच्चे तो अब बहुत क्वालिफाइड भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, बच्चे एवरेज भी हैं, और बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें एक तरीके से कह लीजिए भाई मुजफ्फरनगर की लैंग्वेज में दिखाना पड़ रहा पढ़ाई के मामले में। तो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हो गए। इस हिसाब से मान लो सभी को एक तरह की आप चीज़ें प्रोवाइड कराओगे, एक तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, या फिर जो बच्चे एक तरह से कमज़ोर मान जाते हैं शिक्षा के मामले में, उनके लिए क्या विशेष आप लोग करने वाले हैं? देखिए, हमारी एकेडमी सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करती है टेस्ट के ऊपर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे लेक्चर शुरू होते हैं, शुरू में कोचिंग स्टार्ट होती है बच्चों की, तो सभी के चैप्टर वाइज टेस्ट स्टार्ट हो चुके होते हैं। उसके बाद जब हम लोग कोर्स पूरा करते हैं तो वीकली टेस्ट तो रेगुलर चलता ही चलता है पूरे ईयर। उसके बाद जब हम लोग कोर्स पूरा करते हैं तो बच्चे के अंदर एक कैपेबिलिटी पैदा करते हैं कि हम उसको सरप्राइजिंग टेस्ट दे देंगे पूरे कोर्स में से कि वो उस चैप्टर को अटैम्प्ट कर सके, जिससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे की एबिलिटी कितनी है, वो सेलेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। बच्चे को 24 आवर्स पहले कोई भी डिक्लेयर कर दिया जाता है यूनिट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से, तो हम उसे नॉन टेस्ट बोलते हैं। तो 24 आवर्स बाद बच्चे का जो है उसका उस यूनिट से रिलेटेड टेस्ट ले लिया जाता है। उसमें हम डिमांडिंग टेस्ट भी रखते हैं कि हमारा जो बच्चा है अगर वो ये समझता है कि मैं इस पोर्शन में वीक हूँ तो वो अपनी डिमांड से कोई टेस्ट देना चाहता है तो फैकल्टी उसके लिए भी अलग से काम करती है। रही बात हमारे वीक और एवरेज स्टूडेंट्स की, तो देखिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट को सिलेक्ट कराना टीचर के लिए भी आसान है क्योंकि वो आपकी बातों को जल्दी ग्रैस्प करेगा। सबसे मुश्किल सिलेक्शन है आपके एवरेज और वीक स्टूडेंट्स का, जिस पर हमारी एकेडमी सबसे ज़्यादा फोकस करती है। उनके लिए अलग से डाउट सेशन है, उनके लिए अलग से लेक्चर भी प्रोवाइड करे जाते हैं,
उनको अगर कोई कंसेप्ट समझना है तो फैकल्टी हमेशा मौजूद रहती है। हमारे यहाँ टीचर चेंज नहीं होना, जो आपके फिजिक्स के सर हैं वो फिजिक्स के ही रहेंगे, केमिस्ट्री वाले सर केमिस्ट्री ही आपको प्रोवाइड करेंगे। 24 आवर्स हम लोग बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप पे उनकी जो डिफ़िकल्टी है वो रात के 12 बजे हो, रात के 2 बजे हो, 24 आवर हमारी फैकल्टी अवेलेबल है। बच्चे की हर डाउट सेशन पे हमारी फैकल्टी काम करती है। तो हमारी जो एकेडमी है वो शुरू से ही कोचिंग स्टार्ट करते ही सबसे पहले टेस्ट पे एम्फेसाइज करती है, और बिना टेस्ट के तो देखिए सिलेक्शन बहुत मुश्किल काम है। तो जब तक बच्चा टेस्ट नहीं देगा तो मेरे ख्याल से सिलेक्शन चांसेस उसके नहीं बढ़ेंगे। आजकल तो बड़ी यूनिवर्सिटी वगैरह में भी दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो क्या बच्चों को उसमें भी मदद मिलेगी? बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ कोचिंग जब बच्चा करता है तो हम अकेडमिक भी उतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं जितना हम उसका कोचिंग, यानी कि हम कम्पिटिटिव कोचिंग्स उसकी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस सबसे पहले एकेडमिक्स पे करना चाहिए। जब बच्चे का 11th-12th एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसको कोचिंग आसानी से हायर लेवल की दी जा सकती है, क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर हैं। उससे वो क्या होता है, कंपटीशन में आफ्टर 12th ही सेलेक्ट हो जाता है। तो हम लोग एकेडमिक्स पे भी पूरा जोर देते हैं, कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स पे भी पूरा जोर देते हैं, और सबसे ज़्यादा जोर है बुक रीडिंग, क्योंकि हम बच्चों को बुक रीडिंग करना सिखाते हैं। क्योंकि जब बच्चा रीडिंग करना सीखता है तो उसकी सारे डाउट सेशन भी क्लियर होते हैं, और फिर डाउट्स आते भी हैं तो वो अपने टीचर से फिर उसको पूछेगा, फिर उसकी क्वेरी क्लियर होगी, उतने ही सिलेक्शन चांस उसके बढ़ जाएंगे। आप चूँकि बायोलॉजी के टीचर हैं, मैं खासतौर पर नीट के एग्ज़ाम के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। बहुत से बच्चों की जो परसेंटेज है वो बहुत डाउन रहती है, तो क्या, चूँकि पेरेंट्स का सपना है, बच्चे खुद भी सोचते हैं कि आप मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, तो परसेंटेज कितनी मायने रखती है? देखिए, कंपटीशन में मेरा मानना है कि परसेंटेज मायने नहीं रखती, बच्चे के कंसेप्चुअल बेसिस मायने रखते हैं। 11th-12th में अगर उसका कंसेप्चुअल बेस इतना क्लियर कर दिया जाए तो वीक से वीक स्टूडेंट भी डॉक्टर बन सकता है। डॉक्टर बनना इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। फैकल्टी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, फैकल्टी बच्चे को क्या सिखा रही है और किस तरह से उसके सिलेक्शन चांसेस को बढ़ा रही है। उतना ही रोल एक स्टूडेंट का भी है, स्टूडेंट का भी पैशन, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी पंक्चुअलिटी उसे कंपटीशन में सेलेक्ट कराती है। अच्छा, इस प्रोग्राम के लिए मैंने देखा कि आपने शहर का एक ही स्कूल चुना, शारदेन। कोई विशेष वजह रही कि शारदेन ही चुना आप लोगों ने? हाँ, शारदेन स्कूल देखिए हमने इसलिए चुना है क्योंकि शारदेन स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर विश्वरतन जी, उनके पास एक विज़न है। वो एक विज़न पे काम कर रहे हैं, और उनका विज़न है कि उनके स्कूल में पढ़ने वाला हर एक बच्चा किसी ना किसी कंपटीशन में सेलेक्ट होकर ही बाहर निकले। उसके लिए उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो मुजफ्फरनगर में सभी स्कूलों से बहुत डिफरेंट है। इतना डिफरेंट है कि वो बच्चों को ऐसा बना देते हैं बचपन से ही, जिस चीज़ की ज़रूरत उन्हें 12th के बाद पड़ती है। जैसे बच्चे 12th के बाद MBA करें या IAS की कोचिंग करें या आपके डॉक्टर्स बने, तो उनका सबसे बड़ा रोल है कि 5th-6th से ही वो बच्चों को प्रेजेंटेशन देना सिखाते हैं। तो बच्चे का एक तो डर ख़त्म होता है कि वो पब्लिक के सामने बोल नहीं सकता, तो उसका डर ख़त्म करते हैं। उसका एजुकेशन सिस्टम ऐसा दे रहे हैं सर कि वो बच्चे के लिए 12th के बाद बहुत ज़रूरी है। तो आमतौर पर मैं देख रहा हूँ कि भाई प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जो पढ़ाई के मामले में कमज़ोर है, पेरेंट्स मीटिंग होगी तो कहा जाएगा साहब अपने बच्चों पे आप घरों में भी ध्यान दो या इसकी कहीं कोचिंग लगाओ। अब वो बहाना स्कूल के लिए भी ख़त्म हो जाएगा, खासतौर पर शारदेन के लिए फ़िलहाल, तो क्योंकि वहाँ आप ये प्रोग्राम लेकर आए हैं कि साहब बच्चे को कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। देखिए, इसमें हमारा जो मेन टारगेट होगा, इसमें जो हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इसमें हम बच्चों को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। और जब बच्चे को बेसिक से लेंगे और रेगुलर उसके डाउट वगैरह लेके चलेंगे, तो मेरा मानना यह है कि उससे बच्चे को कभी फ्यूचर में कहीं किसी दूसरे टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये हमारा मेन टारगेट है इसमें। तो स्पेशली शारदेन के बच्चों के लिए भी और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। मुजफ्फरनगर में मैं देख रहा हूँ कोटा से, दिल्ली के जो बड़े कोचिंग सेंटर्स थे उनकी भी ब्रांचेस खुल चुकी है। अब इम्पल्स किस तरीके से लगा कि लोग आपका ही रुख क्यों करें? देखिए बालियान जी, आने वाले समय में भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते रहेंगे, आए हैं और पहले भी आए थे। हम में और औरों में अंतर इतना है कि हम यहीं के लोकलाइट्स हैं, हमें किसी की नौकरी नहीं करनी, हम पैशन से ये काम करते हैं। खलील सर 20 साल से
एजुकेशन सिस्टम में हैं। हमारी रोमिता मैम भी 20 इयर्स का एक्सपीरियंस रखती हैं। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ। तो अपना एक विज़न लेके अपने शहर के लिए काम करने के लिए हम लोग आए थे। और आज आपने जो एक शेर सुनाया था उसी का आज है कि हमारी टीम बढ़ती जा रही है और लगातार हम लोग अपने रिजल्ट भी दे रहे हैं। क्योंकि पहले हमने अपने आप को आंका है साहब, पहले हमने अपनी मेहनत की, 5 साल हम लोगों ने रिजल्ट दिया है, काफ़ी बच्चे हमसे सेटिस्फाई हैं। हमें ये जो आज ये करने का मौका मिला, हमने कई बार देखा कि बहुत से बच्चे कोटा गए हैं, वहाँ जाके पढ़े, वहाँ जाके उनका पैसा भी लगा, समय लगा, और एक यहाँ जो उनके माता पिता रहते हैं उनका कंसर्न भी रहा। क्योंकि देखिए सर, बड़े शहरों में रह के बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत आप भी समझ सकते हैं कि कितने हवा किस तरह की बाहर होती है, तो उससे बच्चे का बचना कितना ज़रूरी है। तो वे सब नुकसान भी हुए हैं पास्ट में। तो वे बच्चे जो वहाँ से हमारे पास आए, तो उनके अनुभव से हमें पता चला कि हम अच्छी टीचिंग कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे बाहर जाके आए उन्होंने हमें एक तरह का वैलिडेशन दिया है कि एटलीस्ट वी आर डूइंग गुड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द मुजफ्फरनगर। तो हम लोग दूसरों से किस तरह अलग हैं, इस पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूँगा कि हम बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह से ट्रीट करते हैं। क्योंकि कल को जब उसकी रैंक आती है तो वो शहर का नाम रोशन करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, और इससे समाज में एक जागरूकता फैलेगी। अब धीरे धीरे मुजफ्फरनगर जब ऐसे ही होनहार बच्चे यहाँ से रैंक लाते रहेंगे तो ये हमारे लिए, समाज के लिए, आपके लिए, मुजफ्फरनगर के लिए गौरवान्वित करने वाले क्षण होंगे। और हो सकता है आने वाले समय में दूसरे शहर से मुजफ्फरनगर में लोग कोचिंग करने के लिए आएँ। तो हम उसी एक जज्बे को लेके सब एकजुट हुए हैं और आशा है कि ये जो माइग्रेशन यहाँ से मेरठ, मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से कोटा का माइग्रेशन है, शायद हम इसको कम कर सकें। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे अभी आपने पूछा कि ये बड़ी कोचिंग हमारे शहर में आ रही हैं तो उनकी जगह बच्चे हमारे पास क्यों आएंगे, तो उसका मेन रीज़न ये है, ये चाहे बड़ी कोचिंग में हम एक दो का अगर मैं नाम भी लूँ, जैसे आकाश है, रेजोनेंस है, ये इनमें जो स्टाफ होता है, स्पेशली मैंने बताया अभी आपको, सबसे मेन रोल होता है फैकल्टी का। तो यहाँ फैकल्टी एक तो स्टेबल नहीं होती, एक मंथ कोई और होगा केमिस्ट्री का टीचर, दूसरे मंथ कोई और होगा, तीसरे मंथ कोई और होगा। अच्छा, जो भी फैकल्टी आती हैं वो उस कंडीशन की नहीं है, क्योंकि उनके नज़रिए में मुजफ्फरनगर एक छोटा शहर है और छोटे शहर में अच्छी फैकल्टी को नहीं भेजते, छोटे शहर में अच्छी फैकल्टी को नहीं भेजते। तो यानी कि सबसे मेन ड्रॉबैक जो है उनका फैकल्टी का है। वो तो उन्होंने एक ऐसा प्रोसेस कर रखा है कि पहले दिन वो अपनी पूरी फीस ले लेते हैं। अगर वे 7 दिन या 15 दिन का डेमो दे दें, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि बच्चा वहां कभी ज्वाइन नहीं करेगा, अगर वो 7 दिन का डेमो देते हैं, क्योंकि इतनी खराब फैकल्टी की इनकी स्टेज होती है। और ये सबसे बेस्ट मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी बच्चे से जो कि पहले इनमें मुजफ्फरनगर के आकाश में पढ़ा हो, रेजोनेंस में पढ़ा हो, तो उससे कोई भी पेरेंट्स डिस्कस करके दे सकते हैं। ये कंडीशन यहाँ की फैकल्टी की होती है। तो इस वजह से ये जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनका यहाँ कोई ऐसा इफेक्ट मैं नहीं मानता। दूसरा एक माध्यम बना है पिछले कुछ टाइम में, खास तौर पे कोरोना के बाद में। अब यूट्यूब एक बड़ा माध्यम बन गया है, बच्चे उसके माध्यम से बहुत सारी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वीडियोस देख के। इसके अलावा कई ऐप्स चल रही है, फॉर एग्जांपल फिजिकल वाला टाइप। तो ऐसे में क्या कोचिंग सेंटरों के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है, या फिर पढ़ाई का कौन सा माध्यम आप बेहतर मान रहे हैं? क्योंकि अगर यूट्यूब के माध्यम से बहुत से चैनल तो फ्री भी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग मान लो यहाँ अच्छा खासा पैसा निकाल रहे हैं बच्चों से, तो क्यों बच्चे वो जो फ्री का माध्यम उन्हें मिल रहा है यूट्यूब का, उसका इस्तेमाल क्यों ना करें? देखिए सर, इसमें मैं एक चीज़ को कहना चाहूँगा। नॉर्मली मोबाइल का ज़्यादा यूज सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है ब्रेन पर, और एजुकेशन का लिंक सिर्फ ब्रेन से है। अगर बच्चे का ब्रेन सही वर्क करेगा, यानी कि कहते हैं हेल्दी ब्रेन होगा, तो वो कोई भी चीज़ सीखना चाहता है तो बहुत जल्दी सीखेगा। अब होता क्या है, ये जो ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम चला है, ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम में 7 या 8 घंटे की उन्होंने क्लास कर दी। अब 7 घंटे बच्चा मोबाइल देख रहा है, तो मोबाइल देखने के बाद उसका ब्रेन इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो जब अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो वो उस तरीके से नहीं होती जितना होना चाहिए।
तो एक तो सबसे मेन इफेक्ट ये आता है इसका कि बच्चा जितने ग्रोथ करना चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा। दूसरा साइड इफेक्ट इसका ये होता है कि बच्चा जब ऑनलाइन कोचिंग से होता है तो वो एक वन वे कंडीशन है। बच्चे को मान लीजिए कोई फॉर्मूला मैं पढ़ा रहा हूँ और मान लीजिए वहाँ उसे डाउट आ जाए, तो वहाँ बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो उसी टाइम टीचर से ये पूछ ले कि ये बताओ सर ये कैसे होगा, और उसके बाद जो टॉपिक होंगे फिर उसे समझ में नहीं आएंगे। तो यानी कि उसका बैकलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है ऑनलाइन में। ये सबसे बड़े ड्रॉबैक हैं ऑनलाइन क्लास के। और तीसरी कंडीशन आती है कि वो इनडिसिप्लिन होता है। अगर उसे कोई देख रहा है, यानी कि कोई उसका गार्जियन वगैरह पे, अगर पेरेंट्स वगैरह पे इतना टाइम है कि वो उसके साथ बैठ सकते हैं, तो बच्चा पंक्चुअलिटी से काम करेगा। लेकिन किसी भी पेरेंट्स पे इतना टाइम नहीं होता जो उसकी पंक्चुअलिटी को देख सके भाई वो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वहाँ सबसे मेन जो होता है इनडिसिप्लिन वाला बहुत बड़ा रोल है। बच्चा क्या किया कि फिजिक्स वाला से उसने कोई भी ऐप खरीद ली कि 2 साल की है, 1 साल की है, इतने पैसे पे कर दिए। अब बच्चा उसे क्या करता है कि जैसे पेरेंट्स दिखाई दिए तो उसे खोल ली, वरना फिर साइड में क्या कर रहा है वो बच्चे को पता है। तो ये सबसे मेन जो है इनडिसिप्लिन वाले ने बच्चों को बिल्कुल बेकार कर रखा है। तो जो कोचिंग जो होती है वो कोचिंग बेस्ट है जो या तो हाइब्रिड मोड पर हो या पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि ऑफलाइन हो, वो बेस्ट है। जो पूरी तरीके से ऑनलाइन है उसके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। ये जो रिजल्ट फिजिक्स वाला के आ रहे हैं या उसके आ रहे हैं, ये वे बच्चे हैं जो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, जिन्हें सिर्फ बुक दे दो, टीचर की भी जरूरत नहीं है, वे बच्चे वहाँ सिलेक्शन दे रहे हैं। यानी कि उन्हें सिर्फ बुक मिल गई, उन्हें टीचर की जरूरत नहीं है, तो वे उससे पढ़कर भी टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं। वरना एक एवरेज बच्चा या जो वीक होता है वो तो और नीचे चला जाता है इस ऑनलाइन सिस्टम में। ये इसकी बहुत सारी कमियाँ हैं ऑनलाइन सिस्टम की। तो आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा मुदगल जी, एमआईटी यूनिवर्सिटी छोड़ के जिस ख्वाब के साथ आपने मुजफ्फरनगर में इम्पल्स एकेडमी की शुरुआत की थी, अब आपको खलील सर और रोमिता मैम जैसे लोगों को भी साथ मिल रहा है, अच्छी बात है। उस लक्ष्य को हासिल करने में किस हद तक आप कामयाब हुए और भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है, खास तौर पे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं? मुजफ्फरनगर में प्रतिभा है और आपके आगे क्योंकि कई सक्सेस स्टोरी भी हमने कवर की, कई बच्चों के जब सिलेक्शन हुए तो वो खबरें भी हमने दिखाई, और उनमें जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे थे उनकी संख्या बहुत बढ़िया थी। तो आने वाले समय में क्या आपकी योजनाएं हैं? और दोबारा से मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो लक्ष्य आप लेकर चले थे, आज कहाँ आप खुद को खड़ा पाते हैं? बालियान जी, लक्ष्य तो बस समाज को, हर बच्चे को जिसका भी कोई सपना है जीवन में कुछ करने के लिए, क्योंकि देखिए साहब हम शिक्षक हैं, हमें परमात्मा ने हमारे पास बस ज्ञान दिया है और ये है कि हम उसे किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। हम बाकी कुछ तो और नहीं दे सकते, कि धन दौलत नहीं दे सकते किसी को, हमारे पास ज्ञान है, हम उसी के माध्यम से काफ़ी परिवार, काफ़ी बच्चों को उन्हें समृद्ध कर पा रहे हैं। उन सपने को जीना अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरा सपना था कि कहीं कोई परिवार हो जहाँ कोई गरीब हो, कि अगर उसके बच्चे का सपना है कि कल को हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो हम किस तरह से उसके हवन में अपनी आहुति डाल सकते हैं। तो अकेला ही आया था, इस जर्नी को आज 9 साल हो गए, साथ मिलता चला गया। खलील सर हमारे साथ जुड़े हैं, रोमिता मैम का साथ रहा है, तो ये टीम का बनना भी उस लक्ष्य की तरफ का ही एक हिस्सा है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी ये जो अच्छा करने की जागरूकता है ये ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचेगी। इसके लिए हमने एक नई शुरुआत भी की है। हम स्कॉलरशिप के माध्यम से भी बच्चों को इस सपने से जोड़ना चाहते हैं, वो भी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि हम उसमें स्कॉलरशिप कैसे दे सकते हैं। साथ साथ हमारे एक ऑनलाइन एजुकेशन भी हम लोग दे रहे हैं। अब आपने अभी कहा था कि ऑनलाइन तो बाकी सब भी दे रहे हैं, हम उससे कैसे अलग हैं? सर, हमारा ऑनलाइन होगा क्योंकि जो सेम हमारी क्लास चल रही होगी, सेम क्लास, मान लिया आपका बच्चा कोई पुरकाजी में, बुढ़ाना में, शाहपुर में, भोपा, मोरना, खतौली, देवबंद कहीं भी बैठा है, तो सेम क्लास उसको अपने घर पे भी अवेलेबल होगी, वो जो कि बहुत ही मिनिमल से प्राइस में होगी। बाकी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उससे हम अलग होंगे कि अगर बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो वो उसी टाइम हमसे पूछ सकता है। अगर वो उसी टाइम नहीं पूछ सकता तो हम 24/7 व्हाट्सएप के थ्रू अवेलेबल होंगे। वो अपनी क्वेरी वहाँ पे ड्रॉप करे तो हमारी टीम कंसर्न
उस डाउट को सोल्व करेगी। और साथ साथ अगर बच्चा वीकेंड पे यहाँ आना चाहता है, सैटरडे संडे किसी भी दिन आके हमारे सेंटर पे भी क्लास ज्वाइन कर सकता है, ये उसके लिए अलाउ होगा। तो ये हाइब्रिड मोड होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ खलील सर को मोबाइल में सुना या रोमिता मैम का जो लेक्चर है आज बस हमने ऑनलाइन इसको देखा, नहीं, ये मैडम के साथ फ़ोन पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सर के साथ आके मिल भी सकते हैं। सर को रात को अगर शाम को कॉल करेंगे तो सर उनके क्वेश्चंस का जवाब भी देंगे। तो हम बाकी प्लेटफॉर्म से अलग हैं, क्योंकि किसी भी अच्छे बच्चे का अगर डाउट रहता है ना साहब, तो वो उसको आगे नहीं बढ़ने देता। हमारा सबसे पहला कंसर्न है डाउट नहीं रहना चाहिए, जो भी आए उसको पूछा जाए। तो स्कॉलरशिप पे बात करते हैं। हम लोग अभी 20 मार्च को एक टेस्ट आयोजित कराएंगे, वो होगा 10th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। जो अभी 10th में बच्चे हैं, जो 11th में आएंगे, उनके लिए हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराएंगे, जिसमें 1 घंटे का पेपर होगा, जिसके अंदर 25 मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, 25 साइंस के होंगे और 10 होंगे आपके एसएसटी के। तो 60 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का वो पेपर होगा। उसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर सही जवाब है तो +4 और निगेटिव है तो -1। ये एक स्टैंडर्ड है पूरा। तो 20 मार्च को 1 घंटे का पेपर है, उसके आधार पे एक मेरिट लिस्ट हम लोग बनाएंगे। तो उस मेरिट लिस्ट के आधार पे हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे अप टू 100% भी, यानी कि हमारी सारी कोचिंग की फीस हम बिल्कुल ऑफ कर देंगे। वो कैसे होगा सर? अगर 90% मार्क्स हमारे टेस्ट में बच्चा लेके आया है हमारे टेस्ट में, तो 100% फीस ऑफ हो जाएगी, यानी फ्री रहेगा। और अगर 60% जो लोवेस्ट रेंज है, वो 60% भी अगर बच्चा नंबर लेके आया है तो भी हम 10% का ऑफ करेंगे। तो इसी तरह से हमने एक स्लैब बनाए हुए हैं। और हम औरों से अलग इस तरह से हैं, बाकी इंस्टीट्यूट करते हैं 1.5 लाख रुपए फीस बता देंगे, एक नॉमिनल सा टेस्ट ले लेंगे, फिर उसके आधार पे कह देंगे लो जी हमने आपको 40% ऑफ कर दिया, 70% ऑफ कर दिया। वो सिर्फ बड़ी फीस बता के आना उन्हें वहीं पे है। हम ऐसा नहीं करते, हमारी फीस भी तय है, हम जो ऑफ करेंगे उसमें से ही करेंगे। तो ग्रामीण बच्चे जिनके पास टैलेंट है, जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जिन्होंने, तो उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेने का भी एक माध्यम हम दे रहे हैं। तो खास तौर पर जो ग्रामीण परिवेश के बच्चों के बारे में बात करूंगा मैं, ऑनलाइन क्लासेज आपने बताई, तो जो आपने कहा भाई मिनिमम चार्जेज उनसे होगा ऑनलाइन क्लासेज का, थोड़ा खुलासा करेंगे उस चीज़ का? हाँ बिल्कुल साहब, उसका भी हम ऑनलाइन का ये 9,000 रुपये के करीब से, कभी अब ये समझिए कि हम 10,000 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। ये अलग अलग कोर्स का अलग अलग वेरिएशन हो सकता है, ये अलग अलग वेरिएशन हो सकता है। तो ये 10,000 रुपये एक, अगर हम नीट की बात करें, जेई की बात करें, तो ऑनलाइन के लिए इससे ऊपर फीस नहीं जाएगी। मान लिया क्रैश कोर्स है तो वो शायद और कम हो सकता है ऑनलाइन के लिए, क्योंकि वो 2 महीने का कोर्स होता है। अब अगर पूरे साल की कोचिंग लेनी है तो सबके अलग अलग रहते हैं। तो ये हाँ, फ्री ऑफ एक कॉस्ट तो नहीं जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तो जाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद, तो एक नॉमिनल चार्ज ही रहेंगे। और 10,000 रुपये तो एक छोटा सा ही है कोचिंग को अगर देखा जाए। अब आपको शहर की एक अच्छी टीम से जुड़ने का हो रहा है, तो ये कोई ज़्यादा चार्ज मैं समझता नहीं हूँ। अच्छा रोमिता मैम, 11th और 12th के लिए तो आपकी योजनाएं हैं, लेकिन 9th और 10th के बच्चों के लिए आप क्या लेकर आने वाले हैं? चूँकि हम देख रहे हैं बड़े शहरों में तो शुरुआत से ही बच्चों को उसी हिसाब से लेकर चल रहे हैं लोग, जो कोचिंग सेंटर्स हैं। तो आपकी क्या योजना है भविष्य में? देखिए, हमारी एकेडमी जो फेस करती है वो ये फेस करती है कि बच्चों के जब 10th पास आउट बच्चे करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वीक पॉइंट्स उनके होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स। वो चाहे आपका पीसीएमबी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे एसएसटी हो। आजकल क्या है कि बच्चे छोटी छोटी जगहों पे गली मोहल्ले में ट्यूशन्स पढ़ लेते हैं। आजकल हर कोई टीचर है, हर कोई टीचर बना हुआ है। बीएससी पास किया वो टीचर बन गया, एमएससी पास किया वो टीचर बन गया, है ना। 12th पास आउट बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या होती है कि उनके खुद के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो बच्चों के फंडामेंटल्स वो कैसे क्लियर करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके यहाँ ट्यूशन बच्चे पढ़ते हैं, और जो टीचर्स क्या करते हैं बच्चों को सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं जो उन्हें अपने पेपर में रखना होता है। और ये सबसे ज़्यादा कमी मैंने 11th में देखी है। 11th में बच्चा क्योंकि 10th से 11th करता है तो उतना ही पढ़ना चाहता है फिर वो जितना टीचर पेपर में देगा, तो उसके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर नहीं होते, जिसकी प्रॉब्लम कंपटीशन में ज़रूर आती है। क्योंकि 9th 10th बेसिक है आपका, 11th 12th का 9th से 11th जुड़ती है और आपकी 10th से 12th जुड़ती है।
इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि अगर आपकी 9th-10th के आपके फंडामेंटल्स और फाउंडेशंस क्लियर नहीं है तो आप कंपटीशन में सेलेक्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कि जब बच्चे एकेडमी में 11th-12th का कोर्स करने आते हैं, एकेडमिक्स में आते हैं या आपके कोचिंग्स में आते हैं, तो उनके हमें फंडामेंटल पहले क्लियर करने पड़ते हैं। बहुत से बच्चों को तो मैथ्स की कैलकुलेशन तक नहीं आती, फिज़िक्स में डिवाइड करना नहीं आता, तो ये परेशानी सबसे ज़्यादा टीचर के सामने आती है। तो हमारी जो टीम है वो सबसे ज़्यादा काम इस पे कर रही है और 9th-10th की जो क्लासेस हैं उसको शुरू करने का काम कर रही है। उसकी कोचिंग 9th-10th से ही बच्चों को पढ़ाई जाएगी ताकि 9th में ही वो 11th को सीख जाएं और 10th में ही 12th के फंडामेंटल सीख जाएं। इतना तो नहीं सिखाया जाता 9th-10th में कि बच्चा डिप्रेशन में आ जाए, लेकिन उतना सिखाया जाता है कि 9th से ही वो 11th को कवर करना शुरू करे और 10th से ही वो 12th को कवर करना शुरू करे, जिससे 12th पास आउट होते ही वो सबसे पहले आपका कोई भी कंपटीशन क्रैक करता है। तो हमारी जो एकेडमी है वो इस साल इस सेशन में शुरू कर रही है 9th to 10th क्लास, तो उस पर हमारी फैकल्टी खुद वॉच करेगी। फिज़िक्स के सर, केमिस्ट्री के खलील सर, फिज़िक्स के AP मुदगल सर, बायो में मैं, और मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST हमारी एकेडमी सब कुछ स्टार्ट करने जा रही है, जिससे हम बच्चों को अपने स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो इम्पल्स एकेडमी की जिस विजन के साथ शुरुआत हुई, उस विजन को लेकर AP मुदगल जी, खलील सर और रोमिता मैम अब आगे बढ़ रहे हैं और जो स्टडी प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, देखना होगा कि आने वाले वक्त में उसका कितना असर मुजफ्फरनगर की शिक्षा व्यवस्था पर देखने के लिए मिलेगा।